क्लास 8 का वार्षिक परीक्षा 2022-23 का प्रश्न पत्र ये है। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। पहला प्रश्न है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है इनमें से सौर ऊर्जा। सही जवाब होगा सौर ऊर्जा। पेचिश रोग किसके द्वारा होता है? पेचिश रोग होता है इसमें से एंट अमीबा के द्वारा। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। विद्युत विभवांतर का मात्रक इनमें से क्या है? वोल्ट। विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। अगला प्रश्न रिक्त स्थान का है। चुंबक लोहे के चूर्ण को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, लोहे के चूर्ण को आकर्षित करेगी चुंबक। परिवहन हेतु ऊर्जा का प्रमुख स्रोत पेट्रोलियम होता है। परिवहन के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत पेट्रोलियम और उससे रिलेटेड जो भी साधन होते हैं वही होते हैं। डिसलेक्सिया कोई मानसिक बीमारी नहीं है। डेंगू रोग जो होता है वो एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, और अगर प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी और प्रोटॉन नाम जो है वो रदरफोर्ड ने दिया था, तो खोज की बात आती है तो गोल्डस्टीन ने की थी। सही गलत है। हीरा कार्बन का रूप है, तो ये सही है। अमीबा बहुकोशिकीय जीव है, ये गलत है, अमीबा एकोशिकीय होता है। प्राथमिक उपचार पेटी में मलहम और कुछ दवाएं होनी चाहिए, ये सही है। पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण वायुमंडल कहलाता है, ये भी सही है। चुंबक कांच के टुकड़े को आकर्षित करती है, ये गलत है। फिर है अति लघु प्रश्न, पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? देखिए, पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन कहते हैं क्योंकि करोड़ों वर्ष पहले जो भी मृत जीव जंतु या वनस्पति भूमि में दब गए थे, उसके अपघटन के कारण पेट्रोलियम की उत्पत्ति होती है और उससे पेट्रोल बनता है, इसलिए पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। ईमेल अकाउंट क्या होता है? ईमेल अकाउंट है कि किसी भी व्यक्ति को हम ईमेल भेजते हैं तो इसके लिए ईमेल अकाउंट का प्रयोग होता है। ईमेल अकाउंट में व्यक्ति की यूज़र आईडी, उसकी स्वयं की पहचान और एक वेबसाइट का प्रयोग किया जाता है, और ईमेल अकाउंट के लिए व्यक्ति का स्वयं का और जिसको वो ईमेल कर रहा है उसका अकाउंट होना ज़रूरी होता है, तो ये ईमेल अकाउंट होता है। अति लघु है, इतना काफ़ी है। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन होता है कि जब भी प्रकाश की किरण किसी समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है, तो दोनों ही पृष्ठ जो दोनों पृष्ठ होते हैं वहाँ पे वो किरण जो है वो मुड़ जाती है। ठीक है, तो उसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अगर माध्यम सघन से विरल है तो वो अविलंब से दूर हट जाएगी, और विरल से सघन है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, तो ये अपवर्तन होता है। फसल चक्रण से आप क्या समझते हैं? फसल चक्रण होता है कि जब कोई फसल कई वर्ष दर वर्ष लगाई जाती है तो उसकी जो भूमि होती है उसकी उपजाऊ क्षमता खराब हो जाती है, उसकी संभावना रहती है खराब होने की। तो ऐसा होता है कि एक फसल के बाद दूसरी विकल्पी फसल लगाने की प्रथा रहती है कि अगर मान लीजिए एक गेहूं की फसल है तो उसके बाद दलहनी की फसल लगाई जाती है, जिससे कि भूमि की उपजाऊ क्षमता बनी रहे, तो इसको फसल चक्रण कहते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। लघु उत्तरीय हैं। भूमि में पोषक तत्व की पूर्ति के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? देखिए, भूमि में पोषक तत्व की पूर्ति के लिए खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है। उर्वरक में आप यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, इस तरीके से रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। प्रतिजैविक दवाएं किसे कहते हैं? इनका क्या उपयोग है? प्रतिजैविक दवाएं वो दवा होती हैं जो जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए उसके प्रतिरोध के रूप में यूज़ की जाती है, एंटीबायोटिक। मतलब इसमें अगर कोई सूक्ष्मजीव के द्वारा कोई रोग हो जाता है, जैसे हैजा, टाइफाइड, निमोनिया होता है, तो उसके रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए प्रतिजैविक दवाएं उपचार के रूप में यूज़ की जाती हैं, तो ये इनका यूज़ होता है। उत्प्लावन बल किसे कहते हैं? इसके आधार पर प्लवन का सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। तो इसमें हो जाएगा कि देखिए, उत्प्लावन बल होता है कि जब हम किसी वस्तु को पूरी तरीके से या आंशिक रूप से डुबाते हैं तो वस्तु जो होती है वो अपने भार के बराबर ही द्रव को विस्थापित करती है। तो जो हटाया गया पानी है, जो हटाया गया द्रव है, वो वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, उस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। और उत्प्लावन बल जो होता है वो सदैव वस्तु का जो भार है उसकी विपरीत दिशा में कार्य करता है, तो वो उत्प्लावन बल कहलाता है। प्लवन का सिद्धांत यह है कि जब किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो वस्तु अपने भार के बराबर
पानी विस्थापित करती है। अगर वस्तु का भार बराबर होता है हटाए गए पानी के भार के बराबर, तो वस्तु पूरी डूबी हुई तैरेगी। ये प्लवन का सिद्धांत है। नेत्र दोष किसे कहते हैं? नेत्र दोष होता है कि जब किसी भी व्यक्ति को अगर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, अगर वहाँ पर रखी वस्तु साफ दिखाई नहीं दे रही है तो व्यक्ति की नेत्रों में दृष्टि दोष होता है। ये दो तरह का होता है, एक दूर दृष्टि दोष होता है और एक निकट दृष्टि दोष होता है। दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ नहीं दिखती, और जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। अगला है सीमित और असीमित ऊर्जा के तीन उदाहरण लिखिए। तो सीमित ऊर्जा है जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया। असीमित ऊर्जा के स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये हो जाते हैं जो असीमित मात्रा में होते हैं। दीर्घ उत्तरीय में है आपके धारा के निम्नलिखित प्रभाव पर आधारित एक उपकरण का नाम और उपयोग लिखना है। जैसे चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है एमीटर या वोल्ट मीटर, और इसका एमीटर का यूज़ किया जाता है विद्युत धारा को नापने के लिए, और वोल्ट मीटर का किया जाता है विभवांतर को नापने के लिए। ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण आप कोई भी लिख सकते हैं, हीटर, प्रेस, बिजली का बल्ब, विद्युत बल्ब, और इसका उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। किसी का भी उपयोग लिख सकते हैं। रासायनिक प्रभाव का उदाहरण है जैसे कि वोल्टामीटर, और इसका उपयोग होता है विद्युत लेपन में, धातुओं के शोधन में। तो इस तरीके से कर सकते हैं। नाइट्रोजन चक्र को चित्र की सहायता से समझाइए। तो नाइट्रोजन चक्र का यहाँ पे एक चित्र बना देंगे और उसको थोड़ा इस प्रक्रिया को समझाना है। ये चित्र बनेगा कि इसमें वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है वो सबसे पहले नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। वायुमंडल की नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदल जाती है। फिर जो नाइट्रेट होती है वो मिट्टी के द्वारा अवशोषित हो जाती है और पौधे ले लेते हैं उसे प्रोटीन के रूप में। फिर पौधे भोजन के रूप में उसको ले लेते हैं, जंतु ले लेते हैं। फिर जंतु जो होते हैं वो मृत होने पर अपघटन से नाइट्रोजन के यौगिक में बदल जाती है वो, और फिर नाइट्री कारक जीवाणु के द्वारा वो नाइट्रेट्स में बदल जाती है। और फिर विनाइट्रीकारी क्रिया होती है जीवाणु के द्वारा, और वो वापस से वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदल जाती है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन की जो स्थिति है वो वायुमंडल में स्थिर बनी रहती है। तो ये नाइट्रोजन की साइकिल का चित्र बनाना है, थोड़ा सा इसके बारे में लिखना है कि वायुमंडल में जो भी नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रेट्स के रूप में बदल जाती है। तो जो नाइट्रोजन चक्र की साइकिल है जिसमें चरण होते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, अमोनीकरण होता है, और इसका विनाइट्रीकरण होता है। तो ये सारे स्टेप जो है थोड़ा लिखने हैं और चित्र बनाना है। तो ये लघु दीर्घ प्रश्न हो गया इस तरीके से। धन्यवाद।